प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन तथा ग्लोबल मैथ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास बीएससी पार्ट सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की। ठीक है, बीएससी पार्ट सेकंड में हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर और उसकी भी यूनिट सेकंड की चर्चा कर रहे थे और उसके अंदर चैप्टर थर्ड अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण हम चर्चा कर रहे थे। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरणों की अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, इनकी चर्चा कर रहे थे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे हम। तो जो अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण जनरली इस रूप में लिखा जाएगा, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर क्यू एक्स, इस रूप में आएगा। ठीक है, जहाँ पर डी क्या है, अवकल संकारक है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। तो जो अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, यानी इसका जो व्यापक हल आएगा वो किसके बराबर आएगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, पूरक फलन, पी आई विशिष्ट समाकलन, पी आई क्या रहेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशिष्ट समाकलन, विशिष्ट समाकलन। ठीक है, यानी जो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक तो इसका सी एफ याद करना पड़ेगा और एक इसका पी आई। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने सी एफ याद करने के बारे में चर्चा कर ली थी। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप के रहेंगे वो भी हमने चर्चा की। ठीक है, और जो यहाँ पर हमने डी अपॉन डी एक्स, इसकी जगह पर जो अवकल संकारक कैपिटल डी लिखा है, इसकी कुछ जो प्रॉपर्टियाँ हैं उन प्रॉपर्टियों के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक तो सी एफ ज्ञात करने का जो पार्ट रह गया था उसके बारे में, और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करेंगे उसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये जो जनरल मेथड है पी आई ज्ञात करने का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सी एफ ज्ञात करने के ऊपर ध्यान देते हैं, यहाँ ध्यान फोकस करते हैं, सी एफ ज्ञात करना, सी एफ ज्ञात करना। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर क्यू एक्स, ये दिया गया समीकरण कुछ इस टाइप का रहेगा, हमें इस टाइप का, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। अगर यहाँ पर क्यू एक्स का मान नॉन जीरो है, या तो क्यू एक्स बराबर जीरो हो सकता है या क्यू एक्स बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। देखो दो स्थितियाँ होंगी, या तो क्यू एक्स बराबर जीरो आ जाए या क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। भाई क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, उस स्थिति में तो क्यू एक्स कोई एक्स का फलन है, और अगर क्यू एक्स बराबर जीरो आ जाए तो हमारे पास में समीकरण ओनली क्या बच जाएगी, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर क्यू एक्स बराबर जीरो, इस टाइप की आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये क्यू एक्स का मान जीरो है तब तो ये रहेगा ही रहेगा। अगर क्यू एक्स जीरो नहीं है तो सी एफ ज्ञात करने के लिए थोड़ी देर के लिए समीकरण को हम क्या मान लेंगे कि माना फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। अगर क्यू एक्स जीरो है तब तो जीरो रहेगा ही रहेगा, अगर क्यू एक्स जीरो नहीं है, ठीक है, अगर क्यू एक्स जीरो नहीं है थोड़ी देर के लिए मान लेंगे फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर जीरो। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, फिर इसका सहायक समीकरण लिखेंगे, इसका सहायक समीकरण। देखो फर्स्ट स्टेप समीकरण को इस रूप में लिखो, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर जीरो। सेकेंड स्टेप उसका सहायक समीकरण लिखेंगे, शॉर्ट में हम इसको ए ई कहेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे, ए ई। और ए ई किसके बराबर आएगा, एफ एम बराबर जीरो। यानी जो डी दिख रहा है ना हमें, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर जीरो, इसमें जो फंक्शन ऑफ डी है तो उस डी की जगह पर क्या रखना है, हमें एम रखना है, डी की जगह पर एम रखना है। अब ये जनरली हम ये मान लेते हैं कितनी कोटि का समीकरण है, ये एन कोटि का। कितनी कोटि का समीकरण है, एन कोटि का समीकरण है। तो ये जो एफ एम बराबर जीरो है ना, ये एम घात का क्या आ जाएगा, एम घात का समीकरण आएगा। कितनी घात का, एम घात का। तो एफ एम बराबर जीरो के कितने मूल होंगे, एफ एम बराबर जीरो के कितने मूल आएंगे इसके,
n मूल आएंगे। कितने मूल आएंगे समीकरण के? n मूल आएंगे। ठीक है, ये तो हमने जो फंडामेंटल थ्योरम है इसके जो रूट्स की वो पढ़ी हमने कि अगर n घात का कोई समीकरण है तो उसके n ही क्या आएंगे? मूल आएंगे। अब वो मूल रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जो ये n मूल आएंगे जो हमने निकालने हैं, ये मूल कैसे हो सकते हैं? इनमें से कुछ रियल रूट भी हो सकते हैं और इमेजिनरी, ठीक है, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, या जिसको हम कहें कॉम्प्लेक्स रूट। पहले हम चर्चा कर लेते हैं रियल रूट्स की। कौन से रूट्स की? रियल रूट्स की चर्चा कर लेते हैं। देखो, रियल रूट में भी दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो सारे रूट कैसे आ जाए? डिफरेंट डिफरेंट आ जाएं, यानी सभी जो रूट है ना वो कैसे आ जाएं? भिन्न भिन्न मूल आ जाएं, भिन्न भिन्न मूल आ जाएं। और एक इनमें है कि कुछ मूल क्या कर जाएं? उनमें रिपीट कर जाएं, कुछ मूल रिपीट करें यानी पुनरावर्त करें। देखो, हमने सहायक समीकरण एफ एम बराबर 0 इसके मूल ज्ञात किए। अब एफ एम बराबर 0 के जो मूल है ना वो या तो रियल होंगे या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, अगर रियल रूट में भी कैसे होंगे? हो सकता है सारे मूल कैसे आ जाए? डिफरेंट डिफरेंट ही आ जाएं। हो सकता है उनमें से कुछ मूल समान भी आ जाएं। भाई, जब सहायक समीकरण कुछ इस प्रकार के आ जाए, मान लो किस प्रकार के, m-1 का स्क्वायर बराबर 0 टाइप की, तो m बराबर क्या आएगा? 1 1, यानी दो मूल आ रहे हैं, दोनों रियल हैं, लेकिन कैसे? रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और कई बार ऐसे गुणनखंड आ जाए m-1 इंटू m-2 बराबर 0, तो यहाँ पर m बराबर क्या आ गया? 1 और 2, तो दोनों कैसे हैं? रियल हैं, लेकिन कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट है। इसके अलावा यदि कॉम्प्लेक्स की भी बात करें तो मान लो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये हमारे पास में सहायक समीकरण है। तो इसके जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे? m बराबर प्लस माइनस आयोटा, m बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो रूट कैसे आ गए? ये इमेजिनरी रूट आ गए या कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। ठीक है, तो इन तीनों ही स्थितियों के बारे में, यानी रियल की और इमेजिनरी की, रियल में भी दो डिफरेंट डिफरेंट केसेज हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आ जाए या फिर कैसे कुछ रूट उनमें से क्या कर जाए? रिपीट कर जाएं। ऐसे ही इमेजिनरी के अंदर भी है कि सारे यदि डिफरेंट डिफरेंट हैं तब तो अलग टाइप से लिखा जाएगा CF, और अगर उनमें से कुछ इमेजिनरी रूट क्या हो रहा है? रिपीट कर रहे हैं, तो उनका CF अलग तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम CF याद करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। जब रूट कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी जो रूट है ना वो रियल है लेकिन कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस स्थिति में हम मान लेते हैं, माना सहायक समीकरण, सीधा हम शॉर्ट में लिख देते हैं इसको AE, माना AE FM बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। कैसे हैं? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न तथा भिन्न भिन्न है। और ये भी मान लें कि हैं कौन से? M1 M2 M3 अप टू डैश डैश Mn, यानी जो वास्तविक और भिन्न भिन्न जो मूल है ना कौन से? M1 M2 M3 अप टू डैश डैश Mn है। ठीक है, इस स्थिति में जो CF लिखा जाएगा, CF है ना वो किसके बराबर आएगा? CF बराबर C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस अप टू डैश डैश Cn e की पावर mnx। यानी जो रूट हैं वो कैसे आ रहे हैं? रियल आ रहे हैं, लेकिन रियल में भी डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए इसका जो CF है वो किस टाइप से लिखा जाएगा? CF बराबर C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस अप टू डैश डैश, ऐसे ही लिखा जाएगा सिमिलर Cn e की पावर mnx। ये तो कब है? जब रियल रूट आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस, जब इसके मूल कैसे आ रहे हैं? रियल तो आ रहे हैं, यानी रूट कैसे आ रहे हैं? रियल तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ मूल क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। उसमें से कुछ मूल क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना जो सहायक समीकरण है FM बराबर 0, इसके मूल क्या कर रहे हैं? कुछ मूल रिपीट कर रहे हैं। अब कुछ मूल रिपीट कर रहे हैं तो हम इनमें अब स्थितियाँ ले लेते हैं अलग अलग, कि मान लो जब एक मूल रिपीट कर रहा हो, सॉरी 2 मूल रिपीट कर रहे हो, कितने?
दो मूल रिपीट कर रहे हो, दो मूल रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि मान लो m1 और m2 कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और किसके बराबर आ रहे हैं, m के बराबर आ रहे हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, और बाकी जो रूट है ना m3 m4 अप टू डैश डैश mn, ये रूट आ रहे हैं। तो इसका जो CF लिखा जाएगा, इसका जो CF लिखा जाएगा वो CF किस प्रकार से लिखा जाएगा, C1 प्लस C2x e की पावर, और जो मूल रिपीट कर रहा है mx, इन जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो आ जाएगी। तो वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, m रिपीट हो रहा है तो e की पावर mx प्लस C3 e की पावर m3x प्लस अप टू डैश डैश, बाकी सिमिलर लिखे जाएंगे, Cn e की पावर mnx। ठीक है, यानी अगर कुछ मूल रिपीट भी हो रहे हैं, C1 प्लस C2x e की पावर mx प्लस C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की पावर m4x प्लस अप टू डैश डैश Cn e की पावर mnx। ये तो कब है, जब मूल कैसे आ रहे हैं, वास्तविक आ रहे हैं, और वास्तविक में भी कैसे कुछ मूल क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कुछ में भी हमने केस फर्स्ट लिया है कि जब दो ही मूल रिपीट कर रहे हैं, जब तीन मूल रिपीट कर जाएं, केस सेकंड इसका कि मान लो माना m1 बराबर m2 बराबर m3, यानी कितने मूल रिपीट हो रहे हैं, तीन मूल रिपीट कर रहे हैं, और इनकी जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही है, m के बराबर आ रही है, और बाकी एज इट इज है m4 m5 अप टू डैश डैश mn, ये मूल आ रहे हैं। ठीक है, तो जो CF है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, C1 e की पावर C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर, जो भी मूल रिपीट कर रहा है ना, m रिपीट कर रहा है तो क्या आ जाएगा mx प्लस C4 e की पावर m4x प्लस C5 e की पावर m5x अप टू डैश डैश, लास्ट में क्या आ जाएगा Cn e की पावर mnx। ठीक है, Cn e की पावर mnx, ये आ जाएगा CF का मान कब, जब तीन मूल रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, m1 बराबर m2 बराबर m3, और किसके बराबर आ रहे हैं, ये m के बराबर आ रहे हैं। अब जनरल केस ले लेते हैं, इसके अंदर जनरल केस क्या ले लेते हैं हम, कि मान लो उसके r मूल रिपीट हो रहे हैं, r का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, जितना भी मान हो, हम मान लेते हैं कि r मूल रिपीट कर रहे हैं, तो माना C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर अप टू डैश डैश CR, यानी r मूल रिपीट m1, या हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रूट ले रहे हैं, तो रूट रिपीट हो रहे हैं m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर अप टू डैश डैश mr, ये हमने मान लिया। और ये किसके बराबर आ रहे हैं, ये मूल जो रिपीट हो रहे हैं वो किसके बराबर आ रहे हैं, m के बराबर आ रहे हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, माना कि r मूल रिपीट हो रहे हैं, ये और बाकी मूल एज इट इज है, r के बाद के mr प्लस 1 mr प्लस 2 अप टू डैश डैश mn तक है मूल। ठीक है, तो जो CF लिखा जाएगा इनका, CF बराबर किस प्रकार से लिखा जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस अप टू डैश डैश CR e की पावर CR x की पावर r माइनस 1 आ जाएगी यहाँ तो, और e की पावर के अंदर क्या आ जाएगी mx, यानी जो मूल रिपीट हो रहा है ना, कि वह मान लो m का मूल का जो मान है हमने m माना है, तो m आ जाएगा mx प्लस e की CR प्लस 1 e की पावर mr प्लस 1x प्लस अप टू डैश डैश Cn e की पावर mn x आ जाएगा। यानी ये कब, जब कितने मूल रिपीट हो रहे हैं, r मूल रिपीट हो रहे हैं। अब r का मान जनरली r बराबर 2 रखें तो केवल ये दो टर्म आएंगे। ठीक है, C2x तक आ जाएगी, 3 है तो ये 3 टर्म आ जाएंगी, 4 है तो ये 4 टर्म आ जाएंगी, 5 है तो 5 टर्म आ जाएंगी। ठीक है, देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा है ना, जितने भी कोटि का है उसके CF के अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे, जो C1 C2 C3 ये जो हमने लिखे हैं। ठीक है, C1 C2 C3 जो स्टार्टिंग से जो हमने लिखा है यहाँ, ये C1 C2 C3 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। C1 C2 C3 अप टू डैश Cn क्या है, ये स्वेच्छ अचर हैं, स्वेच्छ अचर हैं। और देखो जितने भी जो स्वेच्छ अचर आने हैं ना, वो सारे उसके किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जितने कोटि का अवकल समीकरण होता है उसके व्यापक हल में उतने ही क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है,
स्वेच्छ अचर होते हैं। अब वो स्वेच्छ अचर जब हम y जनरल सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस पी आई लिख रहे हैं तो पी आई में कोई स्वेच्छ अचर नहीं आएगा, किसके अंदर आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर वो जो स्वेच्छ अचर आएंगे कुछ इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो ये हमने बात की जब रूट कैसे आ रहे हैं, रियल रूट आ रहे हैं, ठीक है। रूट कैसे आ रहे हैं, रियल रूट आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। एक एग्जाम्पल मान लो हमें कोई समीकरण इस प्रकार, अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार से दे रखा हो, d माइनस 1 y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0। तो देखो इस समीकरण को हमें सोल्व करना कह रहा है कि इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरण को फंक्शन ऑफ d इंटू वाई रूप में लिखेंगे, y बराबर 0 रूप में, ये लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। सी एफ याद करना है हमें, सबसे पहले सी एफ याद करना है। तो इसका जो सी एफ याद करना, सी एफ के लिए इसका जो सहायक समीकरण है, इसका सहायक समीकरण, इसका सहायक समीकरण शॉर्ट में हम उसको ए ई लिखेंगे। ए ई किसके बराबर आएगा, एफ एम बराबर 0। ए ई क्या आ जाएगा, एफ एम बराबर 0, यानी कि जो फंक्शन ऑफ डी लिखा हुआ है ना, वहाँ डी की जगह पर क्या लिख दो, एम लिख दो। तो एम माइनस 1 का स्क्वायर, एम माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से इस समीकरण के जो रूट आए सहायक समीकरण के, देखो कितने कोटि का अवकल समीकरण है ये, 3 कोटि का। कितने कोटि का अवकल समीकरण है, 3 का, क्योंकि D2 तो यहाँ से आएगा और 1D यहाँ से, तो जब ऑपरेट कराओगे तो D3 हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है। तो इस सहायक समीकरण के कितने मूल आ जाएंगे, 3 मूल आ जाएंगे, ठीक है। अब वो 3 मूल कौन कौन से आ रहे हैं, m बराबर, यहाँ से तो आएगा m माइनस 1 बराबर 0, m माइनस 1 बराबर 0, यानी m बराबर 1 और कितने हो जाएंगे 3। यानी जो रूट आ रहे हैं वो कैसे रूट आ रहे हैं हमारे पास में, रियल रूट आ रहे हैं। कैसे रूट आ रहे हैं, रियल रूट्स। लेकिन इनमें से 2 मूल क्या कर रहे हैं, ये जो 2 मूल है ना, ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो जो सी एफ है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, सी एफ का जो मान है, सी एफ बराबर C1 प्लस C2x ई की पावर x, m का मान केवल 1 आएगा तो 1 इंटू एक्स, प्लस C3 ई की पावर m3 की जगह पर 3 आ रहा है x, ठीक है। ये आ जाएगा इसके सी एफ का मान, ठीक है। जहाँ पर C1 C2 C3 कैसी राशियाँ हैं, अचर राशि। जहाँ पर C1 C2 तथा C3 कैसे अचर हैं, स्वेच्छ अचर हैं, स्वेच्छ अचर हैं। देखो C1 C2 C3 हम किसी भी क्रम में मान सकते हैं। हम पहले C1 ई की पावर 3x प्लस C2 प्लस C3x ई की पावर x इस टाइप से भी लिख सकते थे, और C1 C2 C3 की जगह पर A B C D ये भी मान सकते थे, ठीक है। कैसी राशियाँ हैं ये, स्वेच्छ अचर हैं, स्वेच्छ अचर हैं, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट केस की बात कर ली कि जब सहायक समीकरण एफ एम बराबर 0 के जो मूल हैं वो कैसे आ रहे हैं, रियल रूट आ रहे हैं, ठीक है। जो वास्तविक मूल आ रहे हैं उस स्थिति की, वास्तविक में भी कुछ डिफरेंट या उनमें से कुछ मूल क्या कर रहे हैं, रिपीट करें, उनके बारे में चर्चा कर ली। अब देखो यहाँ पर इस समीकरण के यदि हम जनरल सोल्यूशन की बात करें ना, जो समीकरण दे रखा है इसका जनरल सोल्यूशन, इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, जी एस वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। तो देखो जब क्यू एक्स बराबर 0 हो ना, क्यू एक्स बराबर 0 हो, उस स्थिति में पी आई का मान क्या आता है, 0 आता है। पी आई का मान क्या आता है, 0। तो जो उस समीकरण का जो सी एफ है ना, वही उसका क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन आएगा। क्यों, देखो पी आई किसके बराबर होता है, जब हम पी आई याद करते हैं ना, पी आई, तो पी आई बराबर आता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू एक्स। और जब क्यू एक्स बराबर ही 0, जब क्यू एक्स बराबर 0 तो क्या मान प्राप्त होगा हमारे पास में, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। पी आई का मान क्या आएगा, 0 आएगा। उस स्थिति में जो जनरल सॉल्यूशन आएगा y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो जब पी आई का मान 0 हो ही गया तो y किसके बराबर आ जाएगा, सी एफ के, यानी जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, सी एफ के। और वही स्थिति यहाँ पर है कि क्यू एक्स का मान यदि 0 आ रहा है तो दिए गए समीकरण में क्यू एक्स क्या आ रहा है, 0 है। क्यू एक्स का मान क्या है, 0। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का व्यापक हल, अतः
दिए गए समीकरण का व्यापक हल y बराबर क्या आ जाएगा, ओनली CF आ जाएगा, यानी y बराबर C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस C3 e की पावर 3x विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बाकी जब रूट ज़रूरी नहीं है रियल रूट ही आए, अगर इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स रूट आए, अगर रियल या इमेजनरी रूट्स आए, FM बराबर 0 के जो मूल है ना वो किस प्रकार के आए, कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी रूट्स आ जाएं। इस सहायक समीकरण FM बराबर 0 के जो मूल है ना वो कैसे आ जाएं, रियल रूट इमेजनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएं, तो उनका जो CF लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, इसकी भी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आएंगे किसी सहायक समीकरण के, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट के रूप में आते हैं। किस प्रकार से, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के, हमेशा किसके रूप में आते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप में आएंगे। ठीक है, यानी जब भी रूट आएंगे ना कॉम्प्लेक्स रूट, वो हमेशा किसके रूप में आएंगे, कॉन्जुगेट के रूप में आएंगे। यानी अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसी किसी भी समीकरण का यदि एक रूट आ रहा है तो उसका दूसरा रूट क्या आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा आएगा। तो मान लो सहायक समीकरण FM बराबर 0, तो माना सहायक समीकरण FM बराबर 0 का जो मूल है ना, के मूल FM बराबर 0 के मूल क्या आ रहे हैं हमारे पास में, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के आ रहे हैं, ये आ गए। ठीक है, तो इसका जो CF है ना वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका CF लिखा जाएगा, CF का जो मान आएगा वो आएगा e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, जहाँ पर C1 और C2 कैसी राशि हैं, स्वेच्छ अचर हैं, या इसी को हम दूसरे रूप के अंदर भी लिख सकते हैं, C1 e की पावर अल्फा x कोस बीटा x प्लस C2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस रूप में लिखा जा सकता है। जो यदि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के यदि रूट आ जाए तो किस टाइप से लिख सकते हैं इसको आप, CF को e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, या C1 e की पावर अल्फा x कोस बीटा x प्लस C2। ये दोनों जो रूप है ना, ये रूप और ये रूप, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि अगर इस कोस वाले फॉर्मूले को खोलोगे तो क्या आएगा, कोस बीटा x इंटू कोस C2 माइनस साइन बीटा x इंटू साइन C2। तो जो कोस C2 पहले पद में और दूसरे पद में साइन C2 आ रहा है वो कॉन्स्टेंट राशि है, और C1 ये बाहर से जाएगा, तो दोनों को जब गुणा करेंगे C1 कोस C2 तो उसको नया कांस्टेंट कैपिटल A लिख देंगे। ठीक है, यानी इस टाइप का आएगा कुछ। इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या आएगा, बराबर C1 e की पावर अल्फा x कोस बीटा x इंटू कोस C2 माइनस साइन बीटा x इंटू साइन C2। तो देखो ये C1 जब अंदर जाएगा तो e की पावर अल्फा x, ये इसे गुणा होगा C1 कोस C2 इंटू कोस बीटा x माइनस C1 साइन C2 साइन बीटा x, ये आ जाएंगे। यानी e की पावर अल्फा x, इसको नया कांस्टेंट मान लो a कोस बीटा x प्लस इसको नया कांस्टेंट मान लो b साइन बीटा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर अल्फा x a कोस बीटा x प्लस b साइन बीटा x, जहाँ पर a और b क्या हैं, स्वेच्छ अचर हैं, जो किस रूप का आ रहा है, इसी रूप का आ रहा है। देखो e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, इसी रूप का आ रहा है ना, e की पावर अल्फा x a कोस बीटा x प्लस b साइन बीटा x। ठीक है, ये कब जो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। अब हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट कर जाएं उस स्थिति में हम CF किस प्रकार से लिखेंगे, और बाकी यदि कॉम्प्लेक्स रूट और रियल रूट यदि साथ साथ आ रहे हैं ना तो जो CF कॉम्प्लेक्स का लिखा जाएगा वो कॉम्प्लेक्स वाले मेथड से लिखा जाएगा, और जो रियल वाले हैं उनका रियल वाले मेथड से CF लिखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स रूट क्या करें, रिपीट करें, तथा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है उसकी PI ज्ञात करने के बारे में।
ठीक है, यहाँ पर हमने केवल बात की उसके सी एफ की।